हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। देखिए आज 4 फेब है। हमने जो पिछला न्यूज़पेपर डाला था वो 1 फेब को डाला था। एक्चुअली हमने कोशिश की थी यार बजट बनाते हैं, लेकिन उसकी वीडियो बनाई और वीडियो होगी करप्ट। ठीक है, तो बजट बड़ा एक्सटेंसिवली हम एनालिसिस करेंगे उसका कुछ ही दिनों तक। कुछ ही दिनों में हम उसको दोबारा आपके पास जो है वो वीडियो डाल देंगे यूट्यूब पे। तो वो मतलब मोर देन इनफ रहेगा, वो आपको अंत तक प्रीलिम्स तक उसके बाद में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस बजट में हमने क्या किया हुआ है, स्कीम्स ये वो सारा कुछ बीच में डाल रखा था। ठीक है, तो उसको बड़े मतलब थोड़ी स्पैन ऑफ टाइम में विद उसको दोबारा से डालेंगे, अपलोड करेंगे। तो मे बी थोड़े दिन लग जाएं, क्योंकि दोबारा उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, पूरा बनाना पड़ेगा, लेकिन डालेंगे जरूर, है ना। तो देखिए आज का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो स्टार्ट करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है विंटर ओलंपिक्स को लेकर और चाइना और इंडिया क्लैश को लेकर। इसको ध्यान से समझिएगा और इसको एक्सटेंसिवली हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहली जो चीज़ है यहाँ पे लिख रखा है कि जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं वो बायकॉट कर रहे हैं बीजिंग गेम्स को। ठीक है जी। अब हुआ क्या था यार, आपको याद होगा कि जब लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, जब कोरोना पीक पे था, है ना, तो एक चीज़ हुई थी कि जो गलवान हमारा गलवान वैली है वहाँ पे क्लैशेस हो गई थी। कब 2020 की राजे मैं बात कर रहा हूँ, जब हमारी और जो चाइना की आर्मी है, हमारे और चाइना की आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वो वहाँ पे भिड़ गए थे, क्लैशेस हो गई थी। और आपको पता है बड़ा टाइम स्टैंड ऑफ चलता रहा। लेकिन हुआ क्या है यार, अभी ना एक्चुअली जो सोल्जर चाइना का वहाँ पे इन्वॉल्व था उस क्लैशेस में, उस बंदे को इन्होंने क्या रखा है, टॉर्च बेरर रखा है। आपने देखा होगा ना कई बार कि वो भाग भाग के एक टॉर्च को लेके जाता है और वो जलाता है वहाँ पे, है ना। तो उसको टॉर्च बेरर, एज अ टॉर्च बेरर रखा है। इस चीज़ को देख के देखो आपको भी बुरा लग रहा होगा, है ना। और उसी तरह से जो हमारी गवर्नमेंट है उसको भी बुरा लगा। तो उन्होंने क्या किया कि चाइना का ये जो डिसीजन है इसके लिए हमने जो डिप्लोमेटिक बायकॉट है ओलंपिक गेम्स का वो कर दिया है। लेकिन यहाँ पे लिख रहा है इट आर लाइकली टू इंक्रीज द इंडिया चाइना टेंशन। ठीक है, अब यह टेंशन होगी तो वो बाद में देख लेंगे, लेकिन फिलहाल की घड़ी तो इस तरह के अगर हम बोल्ड डिसीजन आज नहीं लेंगे तो कल कुछ और वो बड़ा करेंगे, है ना। अब इसके बीच में ना एक इशू जो सबसे पहले हमने समझना है, विंटर ओलंपिक्स के बारे में तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये एक पक्का क्वेश्चन बन सकता है कोई भी, जैसे हम छोटा एग्जाम, अगर छोटा मतलब ये नहीं होता कि यार मैं कोई किसी चीज़ को छोटा बोल रहा हूँ। छोटे का मतलब है कि अगर कोई ए क्लास मतलब बी क्लास सी क्लास का है कि कोई एनटी का एग्जाम है या नायब तहसीलदार का, इस तरह से, तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है विंटर ओलंपिक्स के लिए। लेकिन उससे पहले हम ये जो इशू था हमारा कि गलवान वैली कहाँ पे है, क्या चीज़ है, उस चीज़ को समझते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। पहली चीज़ तो आपने देख रखा होगा इंडिया चाइना बॉर्डर मैप पे, दोबारा देख लीजिए अगर देख रखा है तो देखिएगा यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है, ये जो लाइन यहाँ पे लिखा रखी है, तो ये तो होगी एलएसी। ठीक है, अब लाइन ऑफ जो एक्चुअल कंट्रोल है ना राजे, वो कभी भी किसी एग्रीमेंट के साथ तो डील हमने डायरेक्टली की ही नहीं। मतलब इंडिया या चाइना 1962 की वॉर के बाद में कभी भी नेवर वो इकट्ठे नहीं बैठे और उन्होंने ये नहीं बोला कि ये मेरी लाइन है यार, ये हिस्सा मेरा, ये हिस्सा तेरा। चाइना कभी बैठा ही नहीं इस तरह से, और चाइना ने ये नहीं बोला कि यार भाई कि ये तेरा हिस्सा ये मेरा हिस्सा। वो तो बोलता है वॉर इज स्टिल ऑन। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये एलएसी जो है राजे, मतलब इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 4057 किलोमीटर्स है, और यहाँ पे लिख भी रखा है, और ये 3 सेक्टर में डिवाइडेड है। ये क्या है, 3 सेक्टर में डिवाइडेड है। नंबर 1 अगर हम बात करें ईस्टर्न सेक्टर की, तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें दिखेंगी, जो कि अरुणाचल और सिक्किम। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि ईस्टर्न सेक्टर, अगर उन्होंने पूछ लिया कि ईस्टर्न सेक्टर में कौन कौन सा आता है तो कई बार हम कंफ्यूज हो सकते हैं। नंबर 1 यहाँ पे हम अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। नंबर 2 किस चीज़ की बात कर रहे हैं, सिक्किम की। नंबर 2 यहाँ पे आती है जो चीज़, वो आती है मिडल सेक्टर, और मिडल सेक्टर में आता है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी, एक तो आ गया उत्तराखंड और दूसरा आ गया हिमाचल प्रदेश, और तीसरा जो वेस्टर्न सेक्टर है उसमें आ गया हमारा लद्दाख। ठीक, तो ये जो इंडिया चाइना का बॉर्डर है, पहले तो एलएसी आपको समझ में आ गया। अब ये जो रिसेंट गलवान वाला इशू था वो क्या था, इसको समझते हैं। देखिए हुआ क्या था, इंडिया की और चाइना की जो आर्मी है वो स्टैंड ऑफ में इंगेज हो गई थी। कहाँ पे, इन दी पैंगोंग सो, नंबर 1। नंबर 2 हो गया जी गलवान वैली, और नंबर 3 हो गया डेमचौक, नंबर 4 हो गया दौलत बेग ऑल्डी। ठीक है, ये है कहाँ पे, ये आपको मिलेगा ईस्टर्न लद्दाख में। आप देखिएगा ना अगर अपनी प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस हैं अपने यूपीएससी के, तो ये इस तरह का जो लोकेशन का क्वेश्चन है बड़े अच्छे वे से पूछ लेते हैं, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हुआ क्या था कि जो चाइनीज़ आर्मी के लोग थे
वो क्या कर रहे थे, इंडिया वाली साइड पे आ रहे थे। मतलब जो डिफेक्टो बॉर्डर मैंने अभी आपको बताया, ऐसे तो कुछ डिसाइडेड नहीं है, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत डिसाइड किया हुआ है। अब होता क्या है भाई कि नदरन बैंक है जो पैंगोंग सो की, मतलब वहाँ पे जो लैंड का एरिया, वहाँ पे आना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि डोमिनेशन है वहाँ पे किसी चीज़ की, रिसोर्स रिच लेक में। अब होता क्या है, इस वजह से गलवान वैली में क्या होने लग जाता है कि क्लैशेस होनी स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया वॉज बिल्डिंग अ स्ट्रेटेजिक रोड थ्रू द गलवान वैली क्लोज टू चाइना, जो कि कनेक्ट करेगी द रीजन टू एन एयर स्ट्रिप्स को। ठीक है, अब इस वजह से वहाँ पे क्लैशेस हुई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वजह से, क्योंकि जब भी इंडिया कोई काम करेगा तो उसको तो बुरा तो लगेगा ही। इस वजह से वहाँ पे क्लैशेस होनी स्टार्ट होगी। अब चाइना ने इसको क्या किया, इंडिया की कंस्ट्रक्शन को अपोज किया। 1962 में स्टैंड ऑफ इन द गलवान एरिया वाज वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लैश पॉइंट्स इन द 1962 वॉर। ठीक है, क्योंकि गलवान वैली बहुत बड़ा उस टाइम पे एक चीज़ साबित हुई थी, तो हम तो वहाँ पे काम करना चाहती हैं। ठीक है जी, और इस वजह से जो चाइना है वो भी घबरा गया। ठीक है, अब ये तो होगी गलवान वैली की इशू की बात। आई होप आपको ये पहले चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा कि यार ये जो अक्साई चीन है, इसको कब उन्होंने ऑक्यूपाई किया, तो आपको याद रखना है इलीगली रिटेन्ड बाय चाइना आफ्टर 1962 कॉन्फ्लिक्ट। द चाइनीज ऑक्यूपेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ अक्साई चीन इज नॉट सपोज्ड बाय हिस्टोरिकल और लीगल डॉक्यूमेंट। क्लियर बात? कोई भी हिस्टोरिकल, कोई भी अगर हम लीगल डॉक्यूमेंट देखते हैं ना राजे, तो उसमें जो अक्साई चीन है वो हमारा ही पार्ट नजर आता है। लेकिन आफ्टर द 1962 वॉर तो उसने क्या कर लिया, चाइना ने उसको इलीगली हमारे से ऑक्यूपाई कर लिया। राइट, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। एलएसी 3 सेक्टर है, और इशू क्या था, ये वाला कंस्ट्रक्शन चल रही थी, उस वजह से ये पैंगोंग सो, गलवान वैली, डैमचौक, दौलत बेग, ऑल्डी, तो ये ईस्टर्न लद्दाख में इन चीज़ों को भी आपने साथ में याद रखना है। अब आते हैं हम ऊपर, विंटर ओलंपिक्स की बात करेंगे। विंटर ओलंपिक्स में हमने क्या देखा, पहली चीज़ तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलती है राजे कि इसमें सबसे पहली चीज़, स्पोर्ट्स दैट आर प्लेड ऑन दी आइस और स्नो, नंबर 1। नंबर 2, ये एवरी 4 ईयर्स, मतलब हर एक 4 साल के बाद रहेगा, और विंटर ओलंपिक्स। ठीक है, आइस स्केटिंग, आइस हॉकी, और हो गया अपन के लिए स्कीइंग हो गया, और फिगर स्केटिंग हो गया। इस तरह के जो स्पोर्ट्स हैं यहाँ पे खेले जाते हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स है वो हुआ था 1924 में, चैमोनिक्स, ये हुआ था अपने फ्रांस में। ठीक है जी, फिर उसके बाद में अगर हम बात करें, विंटर स्पोर्ट्स वर इनिशियली प्लेड एट समर ओलंपिक्स। ठीक है जी, हाउ एवर अगर हम 1924 की बात करते हैं तो एक सेपरेट इवेंट होता है, कहाँ पे होता है, विंटर स्पोर्ट्स। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल विंटर स्पोर्ट्स वीक। क्लियर? अब उसके बाद में इन्होंने क्या किया, 2 साल के बाद में इंटरनेशनल विंटर स्पोर्ट्स वीक इन चैमोनिक्स वॉज ऑफिशियली रिकग्नाइज एज द फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट आपने प्रॉपर याद रख लेना है कब, और 1924 में इसको सेपरेट कर दिया गया, ये पॉइंट याद रखना है। और उसके बाद में 4 साल बाद आइस और स्नो। ठीक है जी, अब इसका जो ऑडिशन है अभी जो होने वाला है वो कहाँ पे हो रहा है, बीजिंग चाइना में हो रहा है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन अभी इसको याद रखना है। और इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है 1964 से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है लास्टली। ठीक है, लेकिन इस बार मैंने आपको पहले बताया कि जो डिप्लोमेटिकली हम इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, बायकॉट कर रहे जा रहे हैं। क्लियर हो गया बात? और इस चीज़ को आपने प्रॉपर तरीके से याद रखना है, इसको भूलना नहीं है, दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो हमने यहाँ पे 2 टॉपिक्स जो हैं, 2 इशू डिस्कस किया। पहली तो न्यूज़ होगी, दूसरा विंटर ओलंपिक्स आपको याद रहेगा, फिर तीसरा हमने एलईसी के बारे में देखा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, 3 सेक्टर रहेंगे इसके। फिर हमने इसका क्या देखा, इशू देखा। ठीक है जी, अब इसी चीज़ के साथ में ना देखिए, अगर हम इसकी रिलेशन अच्छे वे से बनाते हैं तो इसी के तरह का क्या हुआ है, एक एडिटोरियल भी आया हुआ है, उसी के इस न्यूज़ के साथ में मैं डिस्कस करने लगा हूँ। देखिए, पहली चीज़ यहाँ पे ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है यहाँ पे लिख रखा है कि जब 1962 सीनो इंडियन वॉर होती है तो इंडियन आर्मी जो थी कन्फ्रंटेड होगी विद द प्रॉब्लम ऑफ बॉडीज़। क्या था कि जब उन्होंने हमारा एरिया कैप्चर कर लिया तो हमारे कुछ सोल्जर्स थे जिनकी बॉडीज़ थी, है ना, वो उधर वाली साइड पे रहेगी। तो जो collecting the bodies of the fallen soldiers after the war through mutual consent is established in the military practice। ठीक है, और जो ये चीज़ थी जो इंडियन क्रॉस ने उनको लिख के दी कि भाई जो हमारे सोल्जर्स की बॉडीज़ है वो दे दी जाए, और चाइनीज़ ने लेकिन ये जो रिक्वेस्ट थी उसको टर्न डाउन कर दिया, और उन्होंने बोला कि भाई हमने अच्छे वे से उनका जो है क्रियाक्रम कर दिया है, उसको बरी कर दिया गया है। ठीक है, और इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और उन्होंने बोला कि इंडियन पार्टीज़ मतलब कि इंडियन की जो पार्टीज़ हैं उसको भेजने की यहाँ पे कोई
ज़रूरत नहीं है, हम नहीं उनसे मिलना चाहते। अब अगस्त में क्या होता है, चाइना ने मतलब अपने आप ही क्रीमेशन एग्री किया और उनको जो हमारी सोल्जर्स की एशिज थी वो इंडियन रेड क्रॉस को पकड़ा दी। अब जब इंडियन रेड क्रॉस ने रिक्वेस्ट किया इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, मतलब उन्होंने बोला इंडियन रेड क्रॉस ने कि जब आप ये एशिज पकड़ा रहे हो या फिर कोई सेरेमनी कर रहे हो तो हम इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाएंगे। लेकिन उन्होंने साथ के साथ में जब ये बात सुनी तो उन्होंने सारी की सारी जो चीज़ थी, जितने भी अरेंजमेंट्स थे, उसको क्या कर दिया, चाइनीज़ ने कैंसिल कर दिया। मोर ओवर क्या होता है, सितंबर 1963 में जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री थी उसने अक्यूज़ किया इंडियन गवर्नमेंट को ऑफ ट्राइंग टू ले क्लेम टू दीज टेरिटरीज थ्रू दिस डिवाइस। ठीक है जी, कि यार अगर हम वहाँ पे आएंगे तो इंडियन जो इंडियन वाले लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स वो क्लेम करेंगे ये तो हमारी जगह है। ठीक है, तो जगह का रोल है, आप ये मान के चलो कि प्रॉब्लम सारी जगह की है। अब थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाइल कैंसिलिंग दीज अरेंजमेंट, जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर था उसने इंसिस्ट किया इंडियंस को कि हु डाइड एट देयर पोस्ट, ठीक है, इन द लद्दाख वर इन्वेडर्स। उसने ये नहीं बोला कि यार भाई के जो आप ही की जगह थी हमने ले ली, उसने बोला कि जो इंडियन सोल्जर्स थे जो वहाँ पे उनके जो शहीद हो गए वहाँ पे जाके, कि उन्होंने तो उसने ये बोला, कहते हैं वो इन्वेडर थे, क्योंकि जो अक्साई चीन वाला पार्ट है जिस पार्ट में वो आए थे वो हमारा ही पार्ट था, तुम्हारा पार्ट था ही नहीं कभी, और वो डिफेंडर नहीं, वो तो क्या थे, इन्वेडर थे। ठीक है जी। अब इसी तरह की जो चीज़ें हैं हमने क्या किया कि इंडियन ऑब्वियसली रेजिस्टेंस तो हमने दिखानी थी इंडियंस ने, तो हमने एक हिंदी फिल्म थी हकीकत हो गया, और एंड एट दी गुरुनंग हिल पीपल लिबरेशन आर्मी हैड बरीड द बॉडीज ऑफ द 5 इंडियन सोल्जर्स। ठीक है, वुडन पोस्ट विद इंस्क्रिप्शन ऑफ द चाइनीज़ एंड इंग्लिश। अब इस तरह से क्या होता है कि जो हमारे इंडियन सोल्जर्स थे उनको इन्वेडर का इन्होंने दर्जा दे दिया, बट वो तो क्या कर रहे थे, आपको भी पता है, वो डिफेंड कर रहे थे। ठीक है, और होता क्या है कि इफ इंडियन सोल्जर्स हैड डाइड डिफेंडिंग देयर मदरलैंड देन इट वाज एन एरिया इन द इंडियन पोजेशन। मतलब क्या हो रहा है कि अगर चाइनीज ने बोला अगर वहाँ पे किसी भी सेरेमनी में हमने बुला लिया या हम मान गए तो वो तो ऑब्वियस ही बात हो जाएगी कि यार भाई फिर इंडियन सोल्जर डिफेंड कर रहे थे, उनको वो शहीद हो गए और वो बोलने लगे कि यार ये तो पूरा प्रूफ हो जाएगा कि यार हमने उनका जो एरिया वो ले लिया है। ठीक है जी। अब आगे अगर हम बात करें यहाँ पे अगर डी लिंकिंग डीप सैंग, ठीक है, डीप सैंग क्या है यार, एक उसके मतलब इस एरिया के बीच में एक प्लेन्स हैं कुछ, जैसे सोडा हो गया, डीप सैंग हो गया और रिंगिला हो गया। ठीक है, तो इस तरह के कुछ क्या आते हैं हमारे पास यहाँ पे प्लेन्स आते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो आर्मी चीफ थे अपने जनरल MM नारवाने, उन्होंने आर्गू किया कि आउट ऑफ द 5 और 6 फ्रिक्शन पॉइंट जो लद्दाख में हमारे वहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच में फ्रिक्शन पॉइंट चल रही है जहाँ पे लड़ाई होने के चांसेस रहती हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो बोलते कि 5 तो सॉल्व है। और फ्रिक्शन पॉइंट क्या है, इज एन इंडियन के जहाँ पे इंग्रेशन चलता रहता है हमारे दोनों का, और ये जो पॉइंट है वेयर दिस कंट्रोल इज एक्सरसाइज बाय द आर्मी एंड द ITBP, मतलब वहाँ पे रेगुलर पेट्रोल्स रहते हैं। और ये जो पॉइंट्स हैं ये है कौन से, दीज पॉइंट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आपको ये पॉइंट्स प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखने पहली चीज़ तो डीप सैंग है, फिर गलवान हो गया, हॉट स्प्रिंग्स हो गया, गोगरा हो गया, नॉर्थ बैंकॉक पैंगोंग सो हो गया, कैलाश रेंज एंड दी डैमचोक, ये पॉइंट्स है। उन्होंने बोला भाई 5 तो सॉल्व है, एक ही रहता है। ठीक है, अब इस चीज़ में होता क्या है, डीप सैंग है क्या, ठीक है, डीप सैंग मैंने आपको पहले बोला, लिंगी टैंग हो गया, सोडा हो गया और डीप सैंग। ठीक है, ये प्लेन्स एरिया वहाँ पे। डीप सैंग इज एन इनक्लेव ऑफ द फ्लैट टेरेन लोकेटेड इन एन एरिया द आर्मी क्लासिफाइज एज सब सेक्टर नॉर्थ। ठीक, तो डीप सैंग एक ऐसा एरिया जहाँ जिस एरिया को आर्मी ने क्लासीफाई किया हुआ है SSN, मतलब सब सेक्टर नॉर्थ क्लियर किया हुआ है, जो कि एक्सेस देता है टू दी सेंट्रल एशिया थ्रू दी काराकोरम पास। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आने के बहुत चांसेस रहते हैं इस तरह का, तो आपने इस चीज़ को भी क्या करना है, याद रखना है। फिर अ फ्यू किलोमीटर साउथ ईस्ट फ्रॉम द इंपॉर्टेंट एयर स्ट्रिप ऑफ द दौलत बेग ओल्डी, ठीक है, DBO, द चाइनीज आर्मी हैज ब्लॉक्ड इंडियन पेट्रोल सिंस अर्ली 2020 एट अ प्लेस कॉल्ड वाई जंक्शन और दी बोटल नेक। क्लियर हो गया बात। अब यहाँ पे अगर हम साउथ ईस्ट में बात करें, फ्रॉम द इंपॉर्टेंट एयर स्ट्रिप दौलत बेग ओल्डी, ठीक है, मतलब ये है कहाँ पे, डीप सैंग, दौलत ओल्ड जो है बेग ओल्डी है, उससे साउथ ईस्ट में मिलेगा आपको थोड़े से किलोमीटर जाने के बाद, जहाँ पे चाइनीज आर्मी ने ब्लॉक कर दिया था जो हमारी वाई जंक्शन जिसको हम बोटल नेक बोलते हैं। अब ज्वाइंट पेट्रोलिंग वहाँ पे चलती है ITBP की और आर्मी की। ठीक है जी। ये जो 5 अप्रोक्सीमेटली ये यहाँ पे लिख रखा है 5 PPs, PP 10, 11, 11A, 12, 12 और 13। इस सैटेलाइट इमेजरी से हमें क्या पता चलता है, नवंबर 2021 में कंफर्म किया चाइनीज डिप्लॉयमेंट एट दी वाई जंक्शन। समझ रहे हो, अब वाई जंक्शन
क्या था बोटल नेक, हमने पहले पीछे ही बात किया कि जो डीप सैंग है उससे अगर हम बात करें दौलत ओल्ड जो है अपना बेग ओल्ड ही है, उससे साउथ ईस्ट में अगर हम बात करें तो हमें डीप सैंग मिलता है। तो जो दौलत ओल्ड बेग ओल्ड ही है वहाँ पे चाइनीज़ आर्मी ने ब्लॉकेड कर दिया था पेट्रोल, ठीक है जी, इंडियन पेट्रोल्स को, और उस पॉइंट को हम वाई जंक्शन या फिर बोटल नेक बोल रहे हैं। और जो सैटेलाइटरी इमेज है, जो सैटेलाइट इमेजरी है, उन्हें पता चला कि जो 2 PLA ग्राउंड फोर्स कैंप्स बन गए विद 6 इन्फेंट्री fighting vehicles split between two positions while a small Indian army forward camp is stationed 1.2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ द वाई जंक्शन। ठीक है जी। अब डीप सैंग की इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पे हमें पता चलेगी कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीप सैंग। पहली चीज, आर्मी हैज ऑलवेज आइडेंटिफाइड डीप सैंग प्लेन्स एज वेयर इट फाइंड इट सेल्फ मोस्ट वनरेबल इन द लद्दाख। ठीक है जी। डिवाइजिंग प्लान्स टू टैकल द मेजर चाइनीज चैलेंज SSN, हम यहाँ पे हमने पढ़ा था सब सेक्टर नॉर्थ। ठीक, अब ऑब्वियसली ठीक है, एक फ्लैट टेरेन है डीप सैंग का, यहाँ पे ट्रिग हाइट्स हो गया, और डीबीओ भी हमने यहाँ पे पढ़ा, दौलत बेग ओल्डी विच प्रोवाइड्स डायरेक्ट एक्सेस टू एक्साई चेन। ठीक है, ये सूट करता है फॉर द मैकेनाइज्ड वॉरफेयर बट इज लोकेटेड एट द एंड ऑफ ओनली वन वेरी लॉन्ग एंड टेनिस कम्युनिकेशन एक्सेस फॉर द इंडिया। अब चाइना इन टर्न हैज़ मल्टीपल रोड्स वहाँ पे, ठीक है, हमारे पास बहुत कम है इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाइना के पास बहुत ज़्यादा है। अब ये अगर कैप्चर कर लिया जाता है तो काराकोरम जो पास है वहाँ से अगर हम सेंट्रल एशिया भी जाना चाहें तो नहीं जा सकते, एक्साई चेन का भी जो रास्ता है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने इस चीज़ को याद रखना है। अब थ्योरेटिकली अगर हम डीप सैंग की भी बात करें, वो इस वजह से भी ज़रूरी है हमारे लिए क्योंकि ये अगर आपको लॉन्च पैड की अगर हम बात करते हैं, अगर वहाँ से कोई भी हमने फोर्स बेस्ड मिलिट्री मतलब ऑफेंसिव चीज़ वहाँ से छोड़नी है, मतलब कोई मिसाइल वगैरह भी छोड़नी है, उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, हमें डीप सैंग की ज़रूरत है। और जो विशेज़ है यूनियन मिनिस्टर अमित शाह की कि हमें एक्साई चेन चाइना से वापस लेना है, तो उसको भी अगर पूरा करना है तो हमें डीप सैंग की बड़ी अच्छे वे से ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है जी। डेंजर ऑफ डी लिंकिंग, अगर हम इस चीज़ को डीलिंक करते हैं तो हमने पीछे सारा पढ़ा है कि वो सबसे बड़ा डेंजर हो जाएगा, और यहाँ पे भी वही सेम चीज़ लिख रखी है और कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। तो आपने ये जो पहली न्यूज़ हमने डिस्कस किया है एक्सटेंसिवली, आपने याद रखना है, न्यूज़ से स्टार्ट किए, इंडियन डिप्लोमेट से, विंटर ओलंपिक्स हमने पढ़ा, फिर उसके बाद में हमने ये देखा बॉर्डर वाला इशू जो LAC वाला इशू है, LAC के बाद में 3 इसके सेक्टर रहते हैं, और ये जो रिसेंट इशू हुआ था गलवान वाला, वो हमने जो स्टैंड ऑफ हुआ था वो हमने देखा। फिर हमने एक एडिटोरियल देखा जिसमें बोला गया है मतलब मैक्सिमम दे हैव फोकस्ड ऑन दी डीप सैंग। ठीक है, और डीप सैंग का दूसरा नाम अगर वहाँ पे लिखा आता है कि यार SSN वॉज रिसेंटली इन दी न्यूज़ या फिर DBO करके, तो वो आपने समझ लेना है डीप सैंग की हम कैसे बात कर रहे हैं। अगर कल को कोई छोटा क्वेश्चन बन के आता है व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ डीप सैंग, तो आप ये सारा जो है उस चीज़ को लिख सकते हो, इस चीज़ को भी लिख सकते हो। ठीक, और यहाँ पे फ्रिक्शन पॉइंट्स आपने जो हैं वो याद रखने हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्लियर हो गया बात? LAC के बारे में भी याद रखना है। तो ये फर्स्ट न्यूज़ थी। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। जो हरियाणा मतलब जॉब कोटा, हरियाणा की जो गवर्नमेंट है ना, जैसे उसने क्या किया था, लोकल एम्प्लॉयमेंट में कोटा दे दिया था, किसको, लोकल्स को। ठीक, अब हुआ क्या था, कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ बना दिया जिसमें उन्होंने रिजर्वेशन कर दी 75% जॉब्स इन दी प्राइवेट कंपनी सोसाइटीज एंड ट्रस्ट फॉर द लोकल हरियाणा कैंडिडेट। मतलब अगर कोई ABC मतलब ये गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, कोई प्राइवेट कंपनी है, ठीक है जी। अब ये जो प्राइवेट कंपनी है वहाँ पे काम कर रही है, कहाँ पे, हरियाणा में। तो उन्होंने बोला अगर हरियाणा में कोई प्राइवेट कंपनी काम कर रही है तो उसमें जो 75% वर्कर्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसके होने चाहिए, हरियाणा के होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का जो लॉ है वो लेके आने की कोशिश कर रहे थे या फिर लेके आए, ठीक है, या फिर लेकर आए, लेकिन बाद में अब जो जो हाई कोर्ट है उसने स्टे लगा दिया इस वाले चीज़ पे कि जो कोटा दिया जा रहा था किसको, लोकल्स को। अब जो फॉर दी लोकल्स, ये जो पूरा इशू है हम इसको समझने की कोशिश करते, देखिएगा। पहली चीज़ क्या है, जॉब रिजर्वेशन फॉर द लोकल्स, जो नेटिविज्म है, ठीक है जी, द क्राई फॉर जॉब प्रोटेक्शन फॉर द लोकल्स, ये बहुत राइज हो रहा है और हमने रिसेंटली इंडिया में देखा कि काफ़ी राइज होता दिखाई दे रहा है। जॉब रिजर्वेशन फॉर लोकल्स, इसको बोला जाता है JRFL मूवमेंट भी कई बार बोल दिया जाता है, जो कि प्रॉमिस करता है रिजर्वेशन, जैसे हमने ऊपर देखा, रेंजिंग फ्रॉम 30% टू दी मोर कॉमन रेंज ऑफ दी 70 to 80%। हमने हरियाणा का एग्जाम्पल भी देखा, वो कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, 75%। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या था, ये मूव इज एप्लीकेबल टू बोथ द गवर्नमेंट एज वेल एज फॉर द प्राइवेट सेक्टर। देखिए, गवर्नमेंट जॉब में आपने पहली रिजर्वेशन आपने दे रखी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की। ठीक है जी, इस तरह की रूलिंग्स अकेली हरियाणा में नहीं आई, पहले महाराष्ट्र में, हिमाचल में, उड़ीसा में, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश ये आ चुकी है।
ठीक है जी, लेकिन पूरा एक अच्छे वे से कहीं पे भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म। ठीक है जी। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम देखें बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कि क्या ये चीज़ सही है, नहीं, हमें गारंटी मिलती है और कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी देता है मूवमेंट एंड कॉन्सिक्वेंटली एम्प्लॉयमेंट विद इन इंडिया। नंबर 1 आर्टिकल 14 हो गया इक्वालिटी, नंबर 15 हो गया आर्टिकल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी जी किसी भी चीज़ हो प्लेस हो बर्थ, आर्टिकल 16 हो गया नॉन डिस्क्रिमिनेशन दी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 19 हो गया दैट सिटीजन कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन फिर भी अगर उनको पता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होएगी चीज़ या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होएगी, फिर भी ये चीज़ों को क्यों बनाया जाता है, ये भी तो एक सोचने वाली बात है। देखिए नंबर 1 तो आपको भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होएगा, वोट बैंक पॉलिटिक्स। लोगों से लोगों से वोट को लेने के लिए, वोट को गेन करने के लिए, वोटिंग को गेन करने के लिए ये चीज़ को एक्सरसाइज किया जाता है। नंबर 2 यहाँ पे आता है इकोनॉमिक स्लगिशनेस। ठीक है जी। फिर नंबर 3 अगर हम बात करें यहाँ पे वो आता है इंक्रीज्ड इनकम्स एंड टैलेंट। जो JRFL है विल नॉट ओनली रिटेन टैलेंट बट ऑल्सो इनकम विच अदरवाइज विल गो टू अदर रीजन। वो उनको लगता है कि यार हमारी जो इनकम है हमारी स्टेट की वो किसी और कहाँ पे जा रही है, किसी और जगह पे जा रही है, मतलब किसी और रीजन में जा रही है, वो हम ऐसा क्यों होने दें। इस वजह से भी एक हम ये मान के चलते हैं वो इस तरह से लोकल रिजर्वेशन प्राइवेट जॉब में भी देने की कोशिश करते हैं। नंबर 4 अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्री कंडीशन फॉर द लैंड एक्विजिशन, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार क्या होता है प्राइवेट कंपनीज को खोलने के लिए जो लैंड यूज़ की जाती है तो वहाँ पे जो फार्मर्स हैं या फिर विलेजर्स हैं वो ये बोल देते हैं कि जो जॉब है हमारे लोकल यूथ को ही देनी पड़ेगी। ठीक है जी। आगे बात करते हैं अगर इस तरह की चीज़ें होती रही तो इसका इम्पैक्ट क्या होएगा। देखिए ये जो इशू हमने डिस्कस किया है ये GS2 का पार्ट है ना, आपको इतना तो मतलब पता है, और अगर नहीं पता रह जाए तो सबसे पहले हमने सिलेबस ही याद करना है। ठीक है जी। अब देखिए इम्पैक्ट क्या होगा इसका। नंबर 1 पॉइंट है रिड्यूस्ड जॉब क्रिएशन ड्यू टू डेटरेंस फॉर द इंडस्ट्रीज वहाँ पे जाएंगी नहीं। नंबर 2 है यहाँ पे कि ये हैम्पर कर सकती है ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स को। अगर यही चीज़ आप मतलब सपोज कर लो कि बेंगलोर ने कर दी तो जितना नॉर्थ इंडिया वहाँ पे जाके बैठा है इंजीनियर्स वो तो सारे मतलब ख़त्म हो जाएंगे। नंबर 3 अगर हम बात करें डिसरिगार्ड दिस एडवांटेज टू डाइवर्स लेबर पूल। ठीक है जी। और रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी लेबर मोबिलिटी पे, अगर लगती है जो डिसरिगार्ड कर देगी एडवांटेज ऑफ द डाइवर्स लेबर पूल। हम बोलते हैं जी हमारे यहाँ पे तो बहुत लेबर है, हमारे यहाँ पे अच्छे से लेबर मिलती है, हमारे यहाँ पे बहुत बढ़िया वैसे डेमोग्राफी डिविडेंड की हम बातें करते हैं, लेकिन वो तो फिर ख़त्म हो जाएगा। अब नंबर 4 पॉइंट यहाँ पे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्या आता है, ये अग्रेसिव रीजनलिज्म को भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल से क्या कर सकता है, प्रमोट कर सकता है। इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ लेबर शॉर्टेज, राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीवेट वेज इन्फ्लेशन एंड वर्सनड रीजनल इनक्वालिटीज आर फ्यू अदर पॉसिबल इम्पैक्ट। तो इस चीज़ को आपने पूरा प्रॉपर तरीके से, अगर इसकी मतलब PDF को वैसे तो हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, कुछ 9 या 9:30 बजे तक हम उसको इस PDF को डाल देंगे 9:30 तक टेलीग्राम के ग्रुप में, लेकिन इसके अगर आपने नोट्स भी बनाने आप नोट्स बना सकते हो। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आगे चलते हैं थर्ड न्यूज़ की तरफ। थर्ड जो न्यूज़ की डिस्कशन है, देखिए मैंने पहले भी इस चीज़ को हमने डिस्कस किया था कि जो तमिलनाडु हो उसने नीट को लेकर, जो नीट का एग्ज़ाम होता है अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कोर्सेज के लिए, उसको बैन करने की बात की थी। और वो जो मतलब बिल है वो पहले गवर्नर को भेजा असेंट के लिए, तो गवर्नर ने वापस भेज दिया है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ऑल पार्टी मीट किया तमिलनाडु में, उन्होंने बोला हमने नीट को बैन करना है। अब नीट में राजे क्या होता है कि एक कोचिंग की ज़रूरत होती है। आपको भी पता होगा कई बच्चे तो स्टार्ट कर देते हैं 8th से कोचिंग, 10th से कोचिंग, और कईयों का जो सोशल बैकग्राउंड है वो उतना क्या नहीं है, वो स्ट्रांग नहीं है। और दैट्स वाई हमें क्या पता लगता है इस चीज़ में, जो सोशल बैकग्राउंड स्ट्रांग ना होने की वजह से वो बच्चे तो पीछे रह गए। अब ये जो जिनको अवेयरनेस है, माता पिता है ना, पेरेंट्स को, जिनके पेरेंट्स को अवेयरनेस है तो उनको तो क्या हो जाएगा, दोज कैंडिडेट्स विल बी इंसेंटिवाइज्ड, है ना। लेकिन ये वाले जो बच्चे हैं वो तो पीछे रह गए, तो इनके लिए ये इस तरह की चीज़ को करना चाह रहे हैं। नंबर 4th न्यूज़ देखते हैं। देखिए आज के न्यूज़पेपर में ये एक आया हुआ था, फोटो आई हुई थी। तो सीरिया में ये जो पोजीशन दिखाई हुई है किसी बिल्डिंग की, वहाँ पे बॉम्ब गिरा दिया गया। लेकिन सीरिया के हमें UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब अगर हम बात करें तो ये जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, GS1 की हम बात कर सकते हैं, GS2 की यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, IR का पार्ट हो गया इंटरनेशनल रिलेशंस का। ठीक है, इस तरह से इसको, और GS4 के क्या ये जो बॉम्बिंग है या फिर कुछ और है ये एथिकली ठीक है या नहीं है, तो एथिक्स की हम इसमें बात कर सकते हैं। GS3
सिटी की भी तो किस तरह से कनेक्टिविटी हो सकती है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कितना वो अच्छा रीजन कर रहा है या गलत कर रहा है। यहाँ पे हम सीरिया की बात कर रहे हैं। सीरिया में का जो बॉर्डर है वो किस किस को टच करता है। यहाँ पे नंबर 1 आपको याद रखना है टर्की, नंबर 1। नंबर 2 यहाँ पे आ गया इराक, नंबर 3 हो गया जॉर्डन, नंबर 4 हो गया इजराइल और नंबर 5 हो गया लेबनान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हो गया, एक तो टर्की हो गया, एक इराक हो गया, एक जॉर्डन हो गया और एक हो गया इजराइल और एक हो गया लेबनान। ठीक है जी, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है और प्रॉपर तरीके से इसको भूलना नहीं है। ठीक है, इसको भूलना नहीं है। तो इस तरह का जो है मैप का क्वेश्चन हमेशा आता है, आपको पता ही होएगा। तो ये जो रिवर है यहाँ से मतलब आपने याद रखनी है, यहाँ से एक रिवर जा रही है और ये हो गया यूफ्रेट्स रिवर। क्लियर बात। तो इस चीज़ को आपने याद रखनी है। यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी आपको दिख रहा होगा। चलिए, सीरिया का अगर उन्होंने पूछा लैंडलॉक्ड है, नहीं जी, ये तो मेडिटेरेनियन सी के साथ में लगता है। क्लियर हो गया बात। आगे देखते हैं। आगे ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ जो हमारे पास न्यूज़ है आज की वो है चंद्रयान को लेकर। जो चंद्रयान 3 है ऑल सेट फॉर लॉन्च इन दी अगस्त। इसको दोबारा से मतलब चंद्रयान 2 जो हमारा था वो थोड़ा फेल तो नहीं बोल सकते लेकिन हर एक चीज़ से कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन जो हमने सॉफ्ट लैंडिंग करवानी थी वो नहीं करवाई थी। ठीक है, तो इस वजह से हम चंद्रयान 3 को अब अगस्त में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस पैराग्राफ इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज यहाँ पे 2 चीज़ें लिख रखी है, आपको याद रखना है कि जो इसरो है, एक तो जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 3 छोड़ा है और एक हो गया अमेजोनिया सैटेलाइट इन दी फेब। अब ये जो चंद्रयान 3 है ये है क्या? ये एक तरह का रिपीट करेगा मिशन किसका? चंद्रयान 2 का, जो कि इंक्लूड करेगा लैंडर एंड रोवर। लेकिन इसमें क्या नहीं होगा चंद्रयान 3 में? ऑर्बिटर नहीं होगा, क्योंकि ऑर्बिटर तो चंद्रयान 2 वाला भी सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब चंद्रयान 2 था जो उसने हमने पहली बात की कि जो डार्क साइड ऑफ द मून है वहाँ पे उसने अपनी लैंड करना था, लेकिन वहाँ पे जो लैंडिंग है सॉफ्ट नहीं हो पाई, वो हार्ड लैंडिंग होगी। इस वजह से जो हमारी चीज़ थी वो खत्म होगी वहाँ पे। जो साइंटिस्ट हैं वो तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, वो यूज़ करेंगे सोलर एक्सरे मॉनिटर। ठीक है जी, और ऑन बोर्ड चंद्रयान 2 इन सितंबर 2019 टू स्टडी दी सन। इस चीज़ को उन्होंने यूज़ किया था। अब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था चंद्रयान 2 का? एबिलिटी टू सॉफ्ट लैंड ऑन दी लूनार सरफेस। अब इस चंद्रयान 2 में और क्या लग रखा था, यहाँ पे एक तो था लैंडर, और लैंडर का क्या नाम था? विक्रम साराभाई जी के नाम से। और एक ऑर्बिटर था नंबर 1, नंबर 2 लैंडर हो गया और नंबर 3 हमारे पास हो गया रोवर। रोवर का क्या नाम था? प्रज्ञान। रोवर मतलब वहाँ पे जिसने घूमना था, वहाँ से जो चीज़ों की कलेक्शन करनी थी, और लैंडर आपको पता है। फिर उसके बाद में व्हाट हैपेंड टू चंद्रयान, अभी हमने बात की, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई, क्रैश लैंडेड, गेटिंग डिस्ट्रॉयड इन दी प्रोसेस। इंफॉर्मेशन क्या गैदर किया अभी तक चंद्रयान ने? नंबर 1 तो प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द मून, नंबर 2 यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइनर एलिमेंट्स, नंबर 3 सोलर फ्लेयर्स। अगर सोलर फ्लेयर्स के बारे में नहीं पता तो किसी न किसी वीडियो में सोलर फ्लेयर्स का जो टॉपिक है हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया चंद्रयान के बारे में, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं जो आज की मुझे लगता है लास्ट न्यूज़ है मे बी। तो देखिए जाफना पेनिनसुला के बारे में यहाँ पे आया हुआ है, जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं इंडियन ट्रॉलिंग्स को लेकर। जो जाफना फिशरमैन है, मतलब जो श्रीलंका के फिशरमैन है, वो इंडियन ट्रॉलिंग्स को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब पहली चीज़ तो देखिए वो क्या बोलते हैं जो फिशरमैन है जाफना के, मतलब इंडियन फिशरमैन है जो मतलब ट्रॉलिंग यूज़ करते हैं, और उसकी वजह से जो डेथ हुई है रिसेंटली, वो बोल रहे हैं कि इंडियन लोगों की वजह से, इंडियन ट्रॉलर्स की वजह से हुई है। अब इस इशू को पहले तो देखते हैं। पहले तो आपने ये याद रखना है कि जाफना कहाँ पे है? नदरन श्रीलंका का पार्ट है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट ये याद रखोगे। यहाँ पे रजे आपको दिख रहा होगा, ये तो हो गया पाक स्ट्रेट, ये हो गया गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, ये हो गया गल्फ ऑफ मन्नार। अब इस चीज़ को पहले तो इतना याद रख लेना है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या होता है, बॉटम ट्रॉलिंग क्या होता है? ठीक है, वाटर ट्रॉलिंग यार एक तरह की डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिस है। देखिए ये जो लोकल फिशरमैन है वो तो बड़े आराम से फिशिस को कलेक्ट करते हैं, लेकिन जो ट्रॉलर्स होते हैं वो बड़े बड़े ट्रॉलर्स को उठाते हैं और अपना सारे फिशिस को पकड़ के लेके जाता है, और एक ही बार में सारा जो मेरीन इकोसिस्टम है इस चीज़ को फिर ऑब्वियसली इफेक्ट भी करेगा। अब ये जो प्रैक्टिस है इसमें इन्वॉल्व होते हैं ट्रॉलर्स ड्रैगिंग वेटेड नेट्स अलोंग दी सी फ्लोर, इज नोन टू क्रोज ग्रेट डिप्लीशन ऑफ फिशरी रिसोर्सेज। ठीक है जी, और ये जो मतलब चीज़ है ये सस्टेनेबल फिशिंग को भी गलत ठहरा रही है और इसको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इस तरह से बड़ी बड़ी शिप रहेंगी इनके पास, वो जो बेचारे गरीब फिशरमैन है उनकी भी रोजी रोटी जा रही है और मेरीन इकोसिस्टम को भी खराब करते हैं। ये वेट इसमें डाल देते हैं, इसको नीचे गिराते हैं पूरा नीचे, और जितना भी माल पता यहाँ पे आता है वो उसको सभी को पकड़ के वहाँ पे लेके जाता है। ठीक है, पहली चीज़
चीज़ तो ये हो गया। अब इसमें मेन जो है इशू क्या है, इशू ये है कि जो जाफना के मतलब गरीब या फिर श्रीलंका के फिशरमैन हैं, उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी वाले या फिर हमारे भी कुछ ऐसे फिशरमैन हैं जिनके पास इतनी टेक्नोलॉजी वाले ट्रॉलर्स नहीं है। तो जिनके पास बड़े ट्रॉलर्स है वो तो अच्छे वे से यहाँ से सारा कुछ कैप्चर कर लेके चले जाते हैं, लेकिन दूसरों को क्या होता है, नुकसान बड़े लेवल का हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह की जो न्यूज़ है ये हमने याद रखना है, प्रॉपर इशू हमने याद रखना है। और ये इशू हमारा एक तो GS1 से भी रिलेट करता है, और दूसरा अगर हम बात करें ये इशू हमारा रिलेट करता है GS अपने 3 से भी रिलेट करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू GS2 से भी रिलेट करेगा। क्यों GS2 से? बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट। ठीक है जी, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। तो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था, और मैंने आपको पहले भी बताया जो बजट है वो हम आने वाली वीडियोस में प्रॉपर तरीके से डालेंगे, ताकि यार आपको दोबारा किसी का जिस्ट, किसी की समरी ये वो पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, सो थैंक यू फॉर टुडे। और आगे आने वाले कंटेंट के लिए आप हमारी जो वीडियो, अगर अच्छा लगा कंटेंट तो आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।